Hello student, today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we will discuss the continued chapter of thermodynamic, and in that thermodynamic it will be completed. ओके, तो आज हम इसके थर्मोडायनेमिक का मैं चैप्टर कंप्लीट तो कर दिया बेटा। तो उसके अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं कैसे क्या करना है, इसमें क्या करना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि चूज द करेक्ट आंसर ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है वो क्या होता है, आपको मैंने बताया ही था स्टेट फंक्शन क्या होता है। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन जो होता है जो किस पे डिपेंड करता है बेटा, उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, जो उसके पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन ए पाथ, राइट। तो उसको हम वो होता है हमारा स्टेट फंक्शन। अब सबसे पहला जो स्टेट फंक्शन है वो क्या बताता है, सबसे ऑप्शन दे रखा है आपको, यूज टू डिटरमाइन हीट चेंज, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड हुज वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, जो किस पे डिपेंड ना करे, पाथ पे इंडिपेंडेंट हो। तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा, सेकंड। क्लियर है। तो आंसर में लिखा भी हुआ है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए पाथ फंक्शन लाइक प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एटसेट्रा एंड डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। जो स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करे। अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, ओके, नॉट ऑन ए पाथ। हैंस अल्टरनेटिव आंसर कौन सा होगा इसका, सेकेंड इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा कि फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। अगर एडियाबैटिक कंडीशन हो जाए तो उसमें क्या होगा, क्या टेम्परेचर जीरो होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, या हीट जीरो होगी, या फिर डब्ल्यू जीरो होगा। तो बेटा हमने जब आपको ध्यान हो तो हमने एडियाबैटिक सिस्टम बताया था कि तीन टाइप थी, मतलब ये एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक एडियाबैटिक सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैंने बताया था इसमें हीट और मैटर का एक्सचेंज होता हो विद सराउंडिंग। जो दूसरा क्लोज सिस्टम था उसमें ओनली हीट का एक्सचेंज होता है बट मैटर कैन नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। एंड एडियाबैटिक का क्या था, जिसके अंदर ना तो हीट का एक्सचेंज हो ना ही सराउंडिंग का एक्सचेंज हो, यानी जिसके अंदर हीट जितनी है इन नो चेंज ऑफ हीट, यानी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। तो अब आप आंसर देख सकते हो क्यू इक्वल टू जीरो, यानी अब आंसर में लिखा हुआ है कि ये सिस्टम इज सेड टू बी अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, हैंस द एडियाबैटिक कंडीशन क्यू इक्वल टू जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा हम। थर्ड है एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ, अभी किया है ये पिछले टॉपिक में कि अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में अगर एलिमेंट को देखें, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट एंड टू, ठीक है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होगी तो उनकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी बेटा, जीरो होगी। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक है, इन कार्बन की जीरो मिलेगी सॉलिड स्टेट में जो भी है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, N2 हो गया। तो इनकी जो एलिमेंट्री स्टेट में इनकी अगर इनकी एंथैल्पी को आप मेजर करोगे तो कितनी मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी, राइट। ओके, तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी यानी स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। आपको इंटरनल एनर्जी दे रखी है मीथेन की, कितनी, -x किलो जूल पर मोल, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच निकालनी है आपने। तो आपको एक फॉर्मूला कराया था, ये क्या मीथेन गैस है ना, आपको एक फॉर्मूला कराया था कि डेल्टा जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशनशिप था। तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में एक फॉर्मूला था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही था। तो अगर आपको डेल्टा यू की वैल्यू जो कितने रखे, -x किलो जूल पर मोल दे रखा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो लेस देन आएगी या ग्रेटर देन आएगी। अगर आप डेल्टा यू की वैल्यू माइनस पुट करोगे तो डेल्टा एच भी तो ऑब्वियसली बात है माइनस ही आएगा, यानी इसका मतलब है डेल्टा एच क्या मिलेगा आपको, लेस देन मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5 बेटा, द एंथैल्पी ऑफ ए कंबशन ऑफ मीथेन। आपको कंबशन वैल्यू दे रखी है मीथेन की,
graphite and dihydrogen are at 298 Kelvin minus 890.3 किलोजूल पर मोल। ग्रेफाइट की दे रखी है 393 और डाईहाइड्रोजन की दे रखी है इतनी दे रखी है। तो आपने बनाना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कि भाई अगर आप मीथेन की फॉर्मेशन करें तो कितनी एंथैल्पी होल्ड होएगी। अगर आप सबसे पहला है मीथेन की कंबशन देख रही है तो हमने इक्वेशन बना दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन बना लिया CH4 प्लस O2। कंबशन का मतलब है एक्सेस ऑफ एयर में इसको हीट करना, तो CO2 प्लस H2 बन गया। दूसरा आपने क्या है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कंबशन से CO2 बन गया। और तीसरा है आपकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंबशन से H2O बन गया। अब आपको क्या इक्वेशन चाहिए बेटा, मीथेन बनाना है। तो मीथेन आप कैसे बना सकते हो बेटा बताइए। कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए ना, कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो आपका क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। अब आप देखो आपका कार्बन और मीथेन किसके अंदर है। कार्बन है आपका सेकंड वाली में, और थर्ड वाली इक्वेशन में आपका कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और तीसरे में फर्स्ट आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें तो डिजायर्ड इक्वेशन इज वन दैट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ CH4, ठीक है। अब जैसे मैंने दिखा दिया आपको कार्बन ये बनाना है, यही है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ किसकी, ये हाइड्रोजन की ले लिया आपने। देखो एंथैल्पी ये इसकी होगी, ये इसकी और ये इसकी है, और माइनस 893 किसका है, ये आपका फर्स्ट का है ना। अगर आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, अगर आप इक्वेशन को ऐड करो, देखो चलो ऐड करते हैं, यहीं पे ऐड करके देखते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो ये तो बन गया C प्लस में 2H2, ये हो गया। और जब आप इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल तो कट जाएंगे, इधर से जो CO2 है वो भी कट जाएगा, इधर 2 ऑक्सीजन है ये भी कट जाएगा, तो इधर साइड में क्या रह जाएगा, CH4 रह जाएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर रहे हो और उसमें से माइनस 893 को आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए रिएक्शन A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस D प्लस Q। प्लस Q का मतलब है हीट, अब दे दी इन्होंने यानी पॉजिटिव में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इज फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। द रिएक्शन विल बी आपने बताना है कि पॉसिबल फेवर कब होएगी, एट ए हाई टेम्परेचर, एट ए लो टेम्परेचर, या एट एनी टेम्परेचर, और या पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। अब आपको पता है कि जो रिएक्शन अगर एंट्रोपी पॉजिटिव दे रखी है और डेल्टा एच भी क्या है, पॉजिटिव दे रखा है, यानी एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव हुआ ना, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव की हीट इवॉल्व हो रही है। और स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है बेटा, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होती है, इक्वेशन होती है। अब आपके पास एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है, एंथैल्पी नेगेटिव है, तो ये तो स्पॉन्टेनियस के लिए होती है कंडीशन, ये तो कंडीशन जो होती है स्पॉन्टेनियस के लिए होती है। और ये स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है ये एट एनी किसी भी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन को फॉलो कर सकती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4 आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.7 है बेटा। इन ए प्रोसेस 701 जूल हीट इज एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम and 394 joule of work is done by the system, what the change in internal energy। अब आपको क्या क्या दे रखा है, Q दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो बाय द सिस्टम वर्क डन क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए। बाय द सिस्टम वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होता है, राइट। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटरनल एनर्जी की वर्क डन गिवन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, माइनस 394 दे रखा है वर्क डन, न पॉजिटिव में दे रखा है तो आपने माइनस लेना है क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम हुआ है, ठीक है। और वैल्यू पुट करिए, आपको इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 6.8, क्या दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter
जो उसकी एंड इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी -742.7 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज निकालना है एट रिएक्शन। तो बेटा इसमें एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का आपको रिलेशन देखना है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाइए फॉर्मूला। रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच एंथैल्पी निकाल, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, और हमने डेल्टा एन जी निकालना है। अब नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो अगर प्रोडक्ट साइड आप मूव करते हो तो यहाँ पे देखो एक मोल ये है, एक मोल ये है, ये लिक्विड है बेटा, तो 2 मोल तो यहाँ पे हो गए आपके। इधर आप आइए, इधर कितने हैं, ये भी गैसियस है, 1 मोल ये हो गया, 3/2 ये हो गया, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए, ये कितना होगा 2.5 हो गया। इधर 2.5 है, इधर 2 है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा एंड ये आएगा माइनस का आ जाएगा आपके पास हाफ मोल। यहाँ देख रहे होंगे कि आपने ये निकाल लिया, माइनस के हाफ मोल निकाल लिया है। अब आपके पास डेल्टा एन जी आ गया, डेल्टा यू आ गया, टेम्परेचर आपको पता है 298 केल्विन है, और आर की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इस तरह का आंसर निकाल सकते हो वैल्यू पुट करने पर। ओके, तो बेटा पे नेक्स्ट अभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6.9 है बेटा, ठीक है। 6.9 क्या दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, यानी क्यू निकालना है आपको, इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर, यानी हीट कैपेसिटी की बात आ गई यहाँ पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस। आपने मतलब हीट निकालनी है, क्यों निकालना है बेटा, कि उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, कितने ग्राम सब्सटेंस को, 60 ग्राम सब्सटेंस को कितना टेम्परेचर राइज करता है वो, 35 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। उसको आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है एल्यूमिनियम की, कितनी 24 की जूल पर मोल दे रखा है। अभी आपको फॉर्मूला कराया था हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, C इक्वल टू होता है बेटा Q/ΔT था, ये था। और अगर आपको हीट निकालना है तो Q इज इक्वल टू, अगर मास दे रखा हो तो mc∆T था, mc∆T बन जाएगा। m क्या यहाँ पे मास है, तो मास तो आप निकाल लीजिए, मोल्स में निकालना है तो 60/27 एल्यूमिनियम का मास जो होता है 60/27 कर दीजिए। जो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है C आपको दे रखा है 24। टेम्परेचर का जो चेंज है वो निकाल लीजिए आप, कितना आएगा 20, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी Q आ जाएगा बेटा आंसर। ओके, नेक्स्ट किलो जूल में निकालना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 10 क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है आपको, और ये इतनी हीट कैपेसिटी दे रखा है। क्वेश्चन समझिए बेटा कि आपने एंथैल्पी चेंज निकालना है फ्रीजिंग का। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस, कितना 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आपने फ्रीजिंग का चेंज निकालना है, और इधर रखा है टोटल एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन इज द सम ऑफ द फॉलोइंग चेंज। तो सबसे पहले आप क्या इक्वेशन बना लीजिए कि वाटर है H2O, ठीक है, वो क्या हो रहा है आपका एंथैल्पी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ तक का आप क्या निकाल लीजिए, एंथैल्पी चेंज निकाल लीजिए। फिर आप 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री टू, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री निकाल लीजिए, ठीक है। तो दोनों का चेंज निकाल लीजिए, ए और बी का। फिर उसके बाद दोनों, और सी, एक और सी और दे रखा है। इसके बाद आप 0 से 1 मोल ऑफ 0 डिग्री आइस ऑफ 1 मोल ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको 3 चेंज निकालने पड़ेंगे। आपके पास एक वाटर दे रखा है, देखो ये वाटर है, मान के चलो आइस है, ठीक है।
या चलो सिंपल ले लिया हमने, लिक्विड ले लिया। लिक्विड से आपका सॉलिड बनेगा, सॉलिड से वो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से मेल्ट होके आइस बनाएगा। तो यहाँ पे आपने तीनों की वो निकाल लेनी है एंथैल्पी, ठीक है। क्या निकाल लोगे, तीनों की एंथैल्पी निकाल लोगे। पहला जो दे रखा आपने, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू 1 मोल ऑफ वाटर निकाल लोगे। फिर आप 1 मोल से 1 मोल से 0 डिग्री चलोगे, फिर 0 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस चलोगे। ये चीज़ है बेटा। और हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है सबकी, वाटर की दे रखी है। टेम्परेचर आपका 0 से लिखा हुआ है मैंने, ये 0 से 10 है, ठीक है। और ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फ्रीजिंग जो दे रखा आपको दे रखी है। हीट कैपेसिटी फॉर वाटर सॉलिड की दे रखी है, और वैल्यू आपने पुट कर देनी है, और कुछ नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल है। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्सीजन। आपने हीट रिलीज निकालनी है जब 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म होता है फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन से। तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है C+O का, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। और यानी 44 ग्राम से इतनी हीट इवॉल्व होती है बेटा, अगर आप मोल कंसेप्ट लगाओगे तो 35.52 से कितनी इवॉल्व होगी, सिंपल सा आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब